स्टडी करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान कक्षा 11 पार्ट 1 का पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले रुडोल्फ हॉफमैन की कही हुई कुछ पंक्तियां लिखी हैं रसायन विज्ञान के बारे में, उनको पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल एक सौ तत्वों का विज्ञान है अपितु उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। विज्ञान को मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को व्यवस्थित करने के निरंतर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में जाना कि हम प्रतिदिन प्रकृति में उपस्थित विभिन्न पदार्थों और उनके परिवर्तनों को देखते हैं, जैसे दूध से दही बनना, लंबे समय तक गन्ने के रस को रखने पर उससे सिरका बनना और लोहे में जंग लगना परिवर्तनों के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुत बार देखते हैं। सुविधा के लिए विज्ञान को विभिन्न शाखाओं जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान आदि में वर्गीकृत किया गया है। विज्ञान की वो शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है रसायन कहलाती है। इसको हाईलाइट करेंगे कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण यानी सिंथेसिस, संगठन यानी कंपोजिशन, गुणधर्म मतलब इसके क्या क्या लक्षण हैं और अभिक्रियाओं का यानी रिएक्शन का अध्ययन किया जाता है, उसको रसायन का विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान का विकास डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन जैसा आज हम इसे समझते हैं बहुत पुराना विज्ञान नहीं है। रसायन का अध्ययन केवल इसके ज्ञान के लिए नहीं किया गया अपितु यह दो रोचक वस्तुओं की खोज के कारण उभरा। वो खोजें क्या थीं? वो ये थी कि पारस पत्थर से लोहे और तांबे जैसे वस्तुओं को सोने में बदला जा सकता है। आपने सुना होगा कि कुछ लोग पुराने लोग बताते हैं कि पारस मणि होती थी जिसको सोने में लोहे में टच कर दिया जाता था तो सोना बन जाता था। दूसरा क्या है? अमृत, जिससे अमृत प्राप्त हो जाए। आपने सुना होगा कि देवता और राक्षस लोग होते थे पुराने समय में, देवता अमृत पिए हुए थे इसलिए उनको अमृत प्राप्त था। तो पुरातन भारत में लोगों को आधुनिक विज्ञान के उभरने से बहुत पहले से अनेकों वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी थी। वो उस ज्ञान का उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में करते थे। रसायन का विकास मूलतः यानी प्रमुखतः 1300 से 1600 ईस्वी में कीमिया है जिसको एल्कीमी भी कहते हैं और औषध रसायन के रूप में हुआ था। आधुनिक रसायन में 18वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ एल्कीमी परंपराओं के पश्चात आकार प्राप्त किया जो यूरोप में अरबों द्वारा लाई गई थी, यानी अरब देश के जो लोग थे उनके द्वारा यूरोप में लाई गई थी। दूसरी संस्कृतियों विशेषकर चीनी और भारतीयों में अपनी अलग एल्कीमी परंपराएं थी जिसमें रासायनिक प्रक्रम और तकनीक की जानकारी अधिक थी। तो चीनी और भारतीयों में उन लोगों यूरोप वालों से ज़्यादा इनमें रासायनिक तकनीक की जानकारी थी। पुरातन भारत में रसायन को रसायन शास्त्र, रस क्रिया अथवा रस विद्या कहा जाता था। इसमें धातु कर्म, इसको इंग्लिश में मेटलर्जी बोलेंगे, यानी धातुएं कैसे बनाई जाती हैं। औषध, कांतिवर्धक यानी चमक लाने वाले शरीर में या चेहरे में, कांच रंजक, कांतिवर्धक मतलब चेहरे और शरीर में ही नहीं किसी धातु में भी चमक लाएं, कांच रंजक इत्यादि सम्मिलित थे। सिंधु में मोहनजोदड़ो और पंजाब में हड़प्पा में की गई योजनाबद्ध खुदाई से
सिद्ध होता है कि भारत में रसायन के विकास की कहानी बहुत पुरानी है। पुरातात्विक परिणामों से प्राप्त पता चलता है कि निर्माण के लिए पक्की ईंटों का उपयोग होता था और मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता था। इसे प्राचीन रासायनिक प्रक्रम माना जा सकता है, जिसमें वांछनीय गुण प्राप्त करने के लिए पदार्थों को मिलाकर ढाला और अग्नि द्वारा गर्म किया जाता था। मोहनजोदड़ो में ग्लेज किए हुए मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ग्लेज का मतलब कढ़ाई, चिकनाई, चमकदार, जिनके सरफेस हो, सतह जिनकी चमकदार हो, उस तरह के मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निर्माण कार्य में जिसमें जिप्सम सीमेंट का उपयोग किया गया है, जिसमें चूना, रेत और सूक्ष्म मात्रा में CaCO3 मिलाया गया है। तो कितना डेवलपमेंट था उस समय। हड़प्पा के लोग फेंस बनाते थे, जो एक प्रकार का कांच होता था। फेंस बनाते थे जिसको एक प्रकार का जो कांच होता है, जिसका उपयोग आभूषणों में किया जाता था। वो सीसा, चांदी, सोना और तांबे जैसी धातुओं को पिघलाकर और फ्रोजन द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। फ्रोजन पहले पिघलाते थे, फिर ठंडा करते थे और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की धातुएं बनाते थे। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में आपके कुछ लोहार आते हैं, वो टिन को या एल्युमिनियम को गर्म करके और उसको मिट्टी में एक आकार खोद करके उसमें ढांचा बनाते हैं। जिस तरीके का बर्तन बनाना होता है उसमें आग में गर्म करके डालते हैं, फिर वो ठंडा होकर के उसी बर्तन का आकार ले लेता है। वो टिन और आर्सेनिक मिलाकर शिल्प बनाने के लिए तांबे की कठोरता सुधारते थे। दक्षिण भारत में मस्की 100 से 900 ईसा पूर्व की बात है, तथा उत्तर भारत में हस्तिनापुर और तक्षशिला 1000 से 200 ईसा पूर्व में कांच की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कांच और ग्लेज को रंगने के लिए धातुओं के ऑक्साइड मिलाए जाते थे। तो कांच और चमकदार जो चीज़ें होती थी, जिनमें कढ़ाई करना होता था, उनको रंगने के लिए धातुओं के ऑक्साइड मिलाए जाते थे। भारत में तांबे के धातु कर्म का प्रारंभ उपमहाद्वीप में ताम्र युग के आरंभ से ही शुरू हो गया था। अनेक पुरातात्विक प्रमाण हैं जिनसे इस मत को बल मिलता है कि तांबे और लोहे के निष्कर्षण की तकनीक भारत में ही विकसित हुई थी। ऋग्वेद के अनुसार 1000 से 400 ईसा पूर्व में चर्म संस्करण और कपास को रंगने का कार्य होता था। चर्म संस्करण मतलब चमड़े को भी रंगा जाता था और कपास को रंगने का कार्य होता था। उत्तर भारत के काली पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तनों की सुनहरी चमक को दोहराया नहीं जा सका और यह अब भी एक रासायनिक रहस्य है। तो उत्तर भारत के काली पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तनों में काली पॉलिश की जाती थी, उनमें सुनहरी चमक दी जाती थी, जिसको अभी तक दोहराया नहीं जा चुका और एक रासायनिक रहस्य बना हुआ है। मतलब कैसे वो करते थे ये आज तक पहेली है। इन बर्तनों से पता चलता है कि भट्टियों का ताप कितनी दक्षता से नियंत्रित किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र के से लवण प्राप्त करने का वर्णन है। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें समुद्र से नमक प्राप्त करने का वर्णन किया गया है। पुराने वैदिक साहित्य में वर्णित अनेकों पदार्थ और कथन आधुनिक विज्ञान की खोजों से मेल खाते हैं। तांबे के बर्तन, लोहा, सोना, चांदी के आभूषण और टेराकोटा तस्तरियां तथा चित्रकारी किए हुए कुछ मिट्टी के स्लेटी बर्तन उत्तर भारत के बहुत से पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त हुए हैं। टेराकोटा मतलब ये मिट्टी के जो बर्तन हैं, जैसे कुल्हड़ है और वो चौड़ाई वाले को कहीं कहीं परई कहते हैं, और तमाम प्रकार के बर्तन हैं। मिट्टी पानी भरने का मटका है, सुराही है, ये सब के बहुत से पुरातत्व स्थलों, तो उत्तर भारत के बहुत से पुरातत्व स्थलों से प्राप्त हुए। सुश्रुत संहिता में क्षारकों का महत्व समझाया गया है। तो सुश्रुत संहिता एक पुस्तक है पुराने समय की, जिसमें क्षारकों, क्षार मतलब बेस और अम्ल मतलब एसिड, तो इनका महत्व समझाया गया। अब एसिड और बेस यानी अम्ल क्षार किसे कहते हैं, आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। चरक संहिता में पुरातन काल के उन भारतीयों का उल्लेख है
जिन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और तांबे, टिन और जस्ते के ऑक्साइड, तांबे, जस्ते और लोहे के सल्फेट एवं सीसा तथा लोहे के कार्बोनेट बनाना आता था। रसोपनिषद में बारूद बनने का विवरण है। तमिल साहित्य में भी गंधक, चारकोल, साल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, पारा और कपूर के उपयोग से पटाखे बनाने का विवरण है। तो चारकोल, साल्ट पीटर को पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। तो रसोपनिषद में बारूद बनाने का विवरण है। बारूद कैसे बनाया जाता था, पटाखे कैसे बनाए जाते थे, वो सब बता दिया गया। नागार्जुन एक महान भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं। वो एक विख्यात रसायनज्ञ, एल्केमिस्ट तथा धातु विज्ञानी थे। उनकी रचना रत्नाकर पारे के यौगिक से संबंधित है। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है रस रत्नाकर। वो पारे के यौगिक से संबंधित है, मतलब पारे के कौन कौन से कंपाउंड। उन्होंने धातुओं जैसे सोना, चांदी, टिन और तांबे के निष्कर्षण की भी विवेचना की। 1800 ईस्वी के आसपास एक पुस्तक रसार नवम आई, जिसमें विभिन्न प्रकार की भट्टियों और अमनों और क्रूसिबलों के अलग अलग उद्देश्य के लिए उपयोग की विवेचना की गई है। इसमें उन विधियों का विवरण है जिनसे ज्वाला के रंग से धातु को पहचाना जाता। तो ज्वाला के रंग से धातु को पहचाना जाता था। उन सब चीजों का रसार नवम में उल्लेख है, जो पुस्तक का नाम है। यहाँ पर देखिए भट्टी जिसमें गर्म किया जाता है, अवनों और क्रूसिबलों। क्रूसिबल का मतलब होता है बर्तन जिसमें धातु को भर करके गर्म किया जाता था। तो क्रूसिबल का मतलब समझ लीजिए। कक्रपाण ने मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की। साबुन की खोज का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उन्होंने बहुत साबुन बनाने के लिए सरसों का तेल और कुछ क्षार उपयोग किए। भारतीयों ने 18वीं शताब्दी यानी सी में साबुन बनाना प्रारंभ कर दिया था। साबुन बनाने के लिए अरंड का तेल, महुआ के बीज और कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता था। अजंता और एलोरा की दीवारों पर पाई गई चित्रकारी, जो अनेकों वर्ष बाद भी नई जैसी लगती है, पुरातन भारत में विज्ञान का ज्ञान शिखर पर होना सिद्ध करती है। वराहमिहिर की बृहत संहिता, जिसे 6वीं शताब्दी सी में लिखा गया था, एक प्रकार का विश्वकोश है। तो वराहमिहिर ने बृहत संहिता लिखी थी। इसमें दीवारों, छतों, घरों और मंदिरों पर लगाए जाने वाले लसदार पदार्थ को बनाने की जानकारी है। इसे केवल पौधों, फलों, बीजों और छालों के रस से बनाया जाता था, जिन्हें उबालकर गाढ़ा करने के बाद इसमें कई प्रकार के रेजिन मिलाए जाते थे। ऐसे पदार्थों का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करने के पश्चात उनकी उपयोगिता का आकलन करना रोचक था। अथर्ववेद, जो कि 1000 ईसा पूर्व लिखा गया, जैसे कई प्रतिष्ठित ग्रंथों में रंजकों का वर्णन है, जिनमें हल्दी, मदेर, सूरजमुखी, हरताल, करमीज और लाख शामिल है। रंगने के कुछ गुण वाले कुछ अन्य पदार्थ जो उपयोग में आते थे वो थे कंपलसिका, पातंगा, जटुका। वराहमिहिर की
बृहद संहिता में इत्र तथा कांतिवर्धक का भी उल्लेख है। इत्र मतलब जो महकने वाले पदार्थ हैं, कांतिवर्धक जो चमक लाने वाले, ये वाराहिमिहिर की बृहद संहिता में उल्लेख है इनका। केश रंगने का रंग बनाने के लिए पौधा जैसे नील तथा खनिज जैसे लौह चूर्ण, काला लोहा या स्टील तथा चावल के खट्टे दलिए का अम्लीय सत्व उपयोग किया जाता था। गंधक में इत्र, मुख सुवासित करने के द्रव, नहाने के पाउडर, गंध युक्त में मतलब इसको महकदार बनाने के लिए इसमें इत्र मतलब जो महकने वाला पदार्थ होता है, मुख सुवासित करने के द्रव, नहाने के पाउडर, सुगंध एवं टेल्कम पाउडर का उपयोग है। भारत में इस अवधारणा का आगमन की द्रव्य अविभाज्य कणों से बना है ईसा पूर्व की अंतिम सदी में दार्शनिक चिंतन के एक भाग की तरह हुआ। 600 ईसा पूर्व में जन्मे आचार्य कणाद, जिनका वास्तविक नाम कश्यप था, परमाणुविक सिद्धांत के प्रस्तावक थे। उन्होंने अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन कणों को उन्होंने परमाणु या एटम के समतुल्य नाम दिया। उन्होंने वैशेषिका सूत्र पुस्तक लिखी, तो पूरा हाईलाइट कर लीजिए। उनके अनुसार सभी पदार्थ छोटी इकाइयों का समूह है जिन्हें परमाणु यानी एटम कहते हैं। यह अनादि अनंत अविभाज्य गोलाकार आदि गुणग्राही तथा मूल अवस्था में गतिशील होते हैं। तो कहने का मतलब परमाणु अविभाज्य है, गोलाकार है, अति गुणग्राही मतलब बहुत सारे गुण हैं, और मूल अवस्था में गतिशील होते हैं मतलब स्थिर नहीं है, ये गतिशील रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस अकेली इकाई का बोध मनुष्य की किसी भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा नहीं होता। कणाद ने यह भी बताया कि परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं और पदार्थों के विभिन्न वर्गों के अनुसार इनमें भी भिन्नता होती है। उन्होंने कहा कि अन्य संयोजन के अतिरिक्त 2 या 3 परमाणु भी संयोजित हो सकते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत की अवधारणा जॉन डाल्टन, जो कि 1766 से 1844 के बीच उनका जीवन रहा, से लगभग 2500 वर्ष पूर्व दे दी थी। चरक संहिता भारत का सबसे पुराना आयुर्वेद का ग्रंथ है। इसमें रोगों के उपचार का विवरण दिया है। कणों के आकार को छोटा करने की संकल्पना की विवेचना चरक संहिता में स्पष्ट रूप से की गई है। कणों के आकार को अत्यधिक छोटा करने को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब कण के आकार को बहुत छोटा कर दिया जाए। चरक संहिता में धातुओं की भस्मों का उपयोग रोगों के उपचार के लिए में किए जाने का वर्णन है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि भस्मों में धातुओं के नैनो कण होते थे। एल्कीमी के क्षीण हो जाने के पश्चात औषध रसायन स्थिर अवस्था में पहुंच गया, परंतु 20वीं शताब्दी में पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र के आने और उसका प्रचलन होने से यह भी क्षीण हो गया। इस गति अवरोधक काल में भी आयुर्वेद पर आधारित औषध उद्योग का अस्तित्व बना रहा, परंतु यह भी धीरे धीरे क्षीण होता गया। नई तकनीक सीखने और अपनाने में भारतीयों को 100 से 150 वर्ष का समय लगा। इस समय बाहरी उत्पाद देश में प्रवेश कर गए हैं। परिणाम स्वरूप देशज पारंपरिक तकनीक धीरे धीरे कम होती गई। भारतीय पटल पर आधुनिक विज्ञान 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में उभरा।
19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय वैज्ञानिक भारत में आने लगे तथा आधुनिक रसायन का विकास होने लगा। उपरोक्त वर्णन से आपने जाना कि रसायन द्रव्य के संगठन, संरचना, गुणधर्म तथा परस्पर क्रिया से संबंधित है। भारत के मौलिक अवयवों परमाणु अणुओं के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। यही कारण है कि रसायन विज्ञान परमाणु तथा अणुओं का विज्ञान कहलाता है। क्या हम इन कणों, परमाणु अणु को देख सकते हैं, उनका भार माप सकते हैं और उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं? क्या किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा में परमाणु और अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? और क्या हम उन कणों की संख्या एवं उनके द्रव्यमान के मध्य मात्रात्मक संबंध प्राप्त कर सकते हैं? इस एकक में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर यह भी वर्णन करेंगे कि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों को उपयुक्त इकाइयों की सहायता से मात्रात्मक रूप से किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। अब अगली हेडिंग देखिए, रसायन विज्ञान का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान का महत्व में क्या है कि विज्ञान में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो प्रायः विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ विभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे मौसम विज्ञान, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर प्रचालन तथा उर्वरकों, क्षारों, अम्लों, लवणों, रंगों, बहुलकों यानी पॉलीमर्स, दवाओं, साबुनों, अपमार्जक यानी रिएजेंट, धातुओं, मिश्र धातुओं आदि सहित नवीन सामग्री के निर्माण में लगे रासायनिक उद्योगों में होता है। रसायन विज्ञान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने जैसे भोजन, स्वास्थ्य, सुविधा की वस्तुएं और अन्य सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर, जीवाणुनाशकों यानी बैक्टीरियोसाइड्स तथा कीटनाशकों यानी इंसेक्टिसाइड्स की उत्तम किस्मों का उच्च स्तर पर उत्पादन इसके कुछ उदाहरण हैं। रसायन विज्ञान प्राकृतिक स्रोतों से जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण की विधियां बताता है और उनके संश्लेषण को संभव बनाता है। ऐसी औषधों के उदाहरण हैं कैंसर की चिकित्सा में प्रभावी औषधियां जैसे सिस्प्लैटिन तथा टेक्सोल। और एड्स से ग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु उपयोग में आने वाली औषधि एजिडोथाइमिडिन, एजेडिटी जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं। रसायन विज्ञान राष्ट्र के विकास में भी अत्यधिक योगदान देता है। रासायनिक सिद्धांतों की बेहतर जानकारी होने के बाद अब विशिष्ट चुंबकीय, विद्युतीय और प्रकाशीय गुणधर्म पदार्थ संश्लेषित करना अब विशिष्ट चुंबकीय, विद्युतीय और प्रकाशिकीय गुणधर्म युक्त पदार्थ संश्लेषित करना संभव हो गया, जिसके फलस्वरूप अतिचालक यानी सुपरकंडक्टर, सिरेमिक, सुचालक, बहुलक यानी पॉलीमर, प्रकाशिकीय फाइबर, तंतु जैसे पदार्थ संश्लेषित किए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिरेमिक वर्ड यूज किया है। सिरेमिक का मतलब होता है कि मिट्टी के बर्तन को बना करके उसको ठोस आकार देना। तो सिरेमिक मीन्स मिट्टी का बर्तन बनाना, उसको पूरी तरह से गर्म करके हार्ड कर देना। जैसे ईंट होता है, इसको बना के हार्ड कर देते हैं तो सिरेमिक क्रिया कहलाएगी। रसायन विज्ञान ने उपयोगी वस्तुएं जैसे अम्ल, क्षार, रंजक, बहुलक इत्यादि बनाने वाले उपयोग स्थापित करने में सहायता की।
तो रसायन विज्ञान ने उपयोगी वस्तुएं जैसे अम्ल, क्षार, रंजक, बहुलक इत्यादि बनाने वाले उद्योग स्थापित करने में सहायता की है। यह उद्योग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और रोजगार उपलब्ध कराते हैं। पिछले कुछ वर्षों में रसायन शास्त्र की सहायता से पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित कुछ गंभीर समस्याओं को काफी सीमा तक नियंत्रित किया जा सका है। उदाहरण स्वरूप समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन अवक्षय यानी ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन का मतलब ओजोन की परत जो नष्ट हो रही है, उत्पन्न करने वाले एवं पर्यावरण प्रदूषक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC, इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का शॉर्ट फॉर्म है, छोटे में लिख दिया गया, सदृश पदार्थों के विकल्प सफलतापूर्वक संश्लेषित कर लिए गए हैं, परंतु अभी भी पर्यावरण की अनेक समस्याएं रसायनविदों के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करता है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही एक समस्या है ग्रीन हाउस गैसों की। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा जाता है, जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि का प्रबंध आता है। मीथेन के ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत पूछा जाता है। रसायनविदों की भावी पीढ़ियों के लिए जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की समझ, रसायनों के व्यापक स्तर पर उत्पादन हेतु एंजाइम का उपयोग और नवीन मोहक पदार्थों का उत्पादन नई पीढ़ी के लिए कुछ एक बौद्धिक चुनौतियां हैं। ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे देश तथा अन्य विकासशील देशों को मेधावी और सृजनात्मक रसायनविदों की आवश्यकता है। एक अच्छा रसायनज्ञ बनने के लिए तथा ऐसी चुनौतियों को स्वीकारने के लिए रसायन की ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे देश तथा अन्य विकासशील देशों को मेधावी और सृजनात्मक रसायनविदों की आवश्यकता है। एक अच्छा रसायनज्ञ बनने के लिए तथा ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए रसायन की मूल अवधारणाओं को समझना आवश्यक है, जो कि द्रव्य की प्रकृति से आरंभ होती हैं। आइए हम द्रव्य की प्रकृति से आरंभ करेंगे। तो देखिए, द्रव्य की प्रकृति, इसको इंग्लिश में नेचर ऑफ मैटर बोलेंगे। अपनी पूर्व कक्षाओं में आप द्रव्य शब्द से परिचित हैं। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैटर क्या है? कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होती है और स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, उसको हम द्रव्य कहते हैं। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य द्वारा बनी होती हैं। उदाहरण के लिए पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, वायु, सभी जीव आदि द्रव्य से बने होते हैं। आप जानते हैं कि इन सभी का द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरती हैं। आइए हम द्रव्य की अवस्थाओं के गुणधर्मों को याद करें, जिन्हें आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो आज अब यहीं तक, अब आगे का अध्ययन आगे करेंगे।